अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा क्लास 10th यूनिट नंबर 6 इंस्पाइट ऑफ वार जो कि एक खूबसूरत पोएम है, एक मोटिवेशनल पोएम है, इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। अच्छा। इससे पहले मैंने इसकी ट्रांसलेशन वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने इस पोएम की ट्रांसलेशन नहीं देखी तो वहाँ पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करता है, लेकिन इससे पहले जितने भी मेरे पख्तून बहन भाई हैं वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जान लेते हैं कि इस पोइम के बारे में, अबाउट पोइम। तो ये पोइम बेसिकली एंजेला मॉर्गन ने लिखी है। तो इसके जो मतलब मेन समरी है इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एंजेला मॉर्गन lived during both world wars. In this poem, Morgan shares that despite a devastating war, everything in nature continues as if nothing is happening. The same can be said of our lives. Life goes as long as horrible things happen. So this poem encourages us to look at the beauty around us instead of focusing on the negative aspects of our lives. एंजेला मॉर्गन दोनों आलमी जंगों के दौरान जिंदा रही। इस नज़म में मॉर्गन का कहना है कि तबाहकुन जंग के बावजूद फितरत में सब कुछ ऐसे जारी है जैसे कुछ नहीं हो रहा है। हमारी ज़िंदगी के बारे में भी यही कहा जा सकता है। ज़िंदगी तब तक चलती है जब तक खौफनाक चीज़ें रूनुमा होती हैं। इसलिए ये नज़म हमें अपनी ज़िंदगी के मनफी पहलुओं पर तवज्जो देने की बजाय अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को देखने की तरगीब देती है। इसके बाद हम जाते हैं, इसकी जो पैराफ्रेजिंग है, पैराफ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और पेपर में अक्सर सवाल आता है कि मिसाल के तौर पर ये एक स्टेंजा उन्होंने दिया होगा और इसका आपने पैराफ्रेजर लिखना होगा। तो ये मैं यहाँ पे नहीं पढ़ने वाला क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। मैं थोड़ा वक्फा दे के आप पास करके यहाँ से फिर लिख सकते हो। ये स्टेंजा नंबर 1 का पैराफ्रेज है। फिर ये क्या है, सेकंड स्टेंजा का पैराफ्रेज है। इसके बाद ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ स्टेंजा का क्या है, पैराफ्रेज है। इसके बाद हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा होती हैं पेपर की। तो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट थ्रू डिस्पाइट द रिवेजेस ऑफ वार। इसका आंसर आप सिंपली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पोएम lilacs, tulips, daisy, pansies and garden are the things that thrive despite the ravages of war। यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मॉर्गन कहती हैं कि मतलब ये चीज़ें हैं जैसे कि लिलेक्स हैं, टूलिप्स हैं, देसी पेंसिस हैं एंड गार्डन्स हैं। ये चीज़ें मैं देखता हूँ तो ये मुझे क्या देता है, एक तरह की उम्मीद देती है, एक तरह की हौसला करता है मेरी। इसके बाद इसका मतलब सिंपली ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता है, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स एंड इमेजेस यूज्ड इन द पोएम दैट कन्वे द इमोशन ऑफ लॉस। सबसे पहले आप इमेज का क्या मतलब है। इमेज मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये है कि पोएम में या ड्रामा में या नावल में जब भी कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल होता है जिससे किसी मतलब आपके जहन में कोई तस्वीर बन जाता है तो उस टेक्निक को कहते हैं इमेजरी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है सिंपली कि इस जो पोएम है इसमें कौन सी इमेज यूज़ हुई है जो कि हमें इमोशन ऑफ लॉस ही बताती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, डेथ, सफरिंग, हेट, वार, डिस्पियर, गन्स रोरिंग, कैनन बूम एंड नाइट मियर आर द वर्ड्स एंड इमेजेस विच कन्वे द इमोशन ऑफ अ लॉस। यहाँ पे नाइट मियर डरावने ख्वाब, बाकी चीज़ें यानी गन रोरिंग्स, तोपों की आवाज़, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है वो है, इन द पोएम इन स्पाइट ऑफ वार देयर आर सेवरल एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन, आइडेंटिफाई 2 एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन, एक्सप्लेन व्हाट इज बीइंग पर्सनिफाइड एंड हाउ। यानी इसका मतलब ये है कि इस पोएम में कुछ पर्सनिफिकेशन के एग्जाम्पल बताए और ये भी बताए कि
किया, पर्सनिफाई हुआ है। तो इससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि पर्सनिफिकेशन होती क्या है। तो बेसिकली पर्सनिफिकेशन जो है वो ये होती है कि जब भी हम कोई नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन की तरह तवज्जो देते हैं, कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पे इस टर्म को यूज़ होती है पर्सनिफिकेशन। मिसाल के तौर पर मैं कोई कहता है कि सूरज की रोशनी मुझे मत छूना, सूरज की रोशनी मुझे मत छूना। तो अभी मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई टच करता है, आपको कोई छूता है, तो वो इंसान ही हो सकता है या मतलब कोई एनिमल ही हो सकता है। अब सूरज की रोशनी जो है वो एनिमल तो नहीं है, ना तो कोई इंसान है, लेकिन हम उसे इंसान की तरह एक मतलब करार देते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे इस टर्म को कहते हैं पर्सनिफिकेशन। In the answer लिखेंगे in the poem in spite of war there are several examples of personification but the two examples are as under। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है पर्सनिफिकेशन के, लेकिन टू एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि दिए गए हैं। When pensives lift their eyes to mine, अब ये देखो पेंसिस जो है लिफ्ट देयर आइज टू माइन, मिसाल के पेंसिस एक फ्लावर है लेकिन ह्यूमन तो नहीं है। टूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पाथ, टूलिप्स भी एक क्या है, एक फ्लावर है। इसके बाद इन बोथ एग्जाम्पल द पोएट्स हैज़ गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। सिंपल यही बात है कि दोनों एग्जाम्पल में पोएटिस ने इंसान की क्वालिटी को एक बेजान मतलब जो कि इंसान नहीं है उसको तवज्जो दी है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड दैट टेल यू अबाउट द टून ऑफ द पोएम इन स्पाइट ऑफ वॉर एंड एक्सप्लेन हाउ दोज वर्ड्स टेल अस व्हाट द टून इज, यूज एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम टू बेक अप योर रीजनिंग। अच्छा, इसके ये सारा ट्यून के बारे में है, ठीक है। आंसर के बाद आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली द ट्यून ऑफ द पोएम इज़ ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, ये इससे पहले दो चीज़ें और आपके जहन में होनी चाहिए, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक एंड दूसरा होता है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वो बंदा होता है कि मिसाल के तौर पर वो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेता है, कोई नुकसान हो रहा है वो पॉजिटिवली लेता है, ठीक है। कोई अच्छा हो रहा है फिर तो लेता ही लेता है, पॉजिटिव है। और पेसिमिस्टिक वो पर्सन होता है जो कि हर चीज़ वो नेगेटिवली ले रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई काम शुरू करता है तो ऑप्टिमिस्टिक जो बंदा होता है वो कहता है कि मतलब इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। अब जो पेसिमिस्टिक बंदा है होता है वो ये कहता है कि अगर नुकसान हुआ, अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ, तो ये पेसिमिस्टिक बंदा होता है। लेकिन इस पोएम का जो टून है वो ऑप्टिमिस्टिक है। द पोएटेस सेज दैट डिस्पाइट द वार एंड डिस्ट्रक्शन, जंग और तबाही के बावजूद एवरीथिंग इन नेचर इज गोइंग नॉर्मल, फितरत में हर चीज़ नॉर्मल चल रही है। लाइफ कंटिन्यूस एज यूजुअल। द फॉलोइंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द वन, लव सिंग्स करेज रिजॉइस ब्लूइंग अ फ्लावर ग्लोरी एंड गार्डन। यानी ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें ऑप्टिमिस्टिक की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का मरकज़ी ख्याल क्या है। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिंपल। द पोएट्स encourage us to look at the beauty around us rather than focus on the negative aspect of our lives. She says that in spite of war and other negative things, life continue as nothing was happening. यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि ये पोइट्स हमें हमारी हौसला अफजाई करती हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाता है तो आप ज़िंदगी के पॉजिटिव पहलुओं पे देखें और अपने इर्द गिर्द खूबसूरतियों को देखें, बजाय ये कि आप उस नुकसान पे डटे रहते हो और उस नुकसान को बार बार दोहराते रहते हो, ठीक है। इसका सिंपल ये मतलब ये है। इसके बाद हमारे पास आते हैं MCQs। MCQs में हमारे पास जो फर्स्ट MCQs आता है वो है, अकॉर्डिंग टू एंजेला मॉर्गन डिस्पाइट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर लाइफ स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल ब्यूटी। इसका आंसर है नेचुरल ब्यूटी। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास है इसमें पर्सनिफिकेशन आता है। थर्ड जो हमारे पास MCQs है इसमें आता है ओनोमेटोपिया। अच्छा, तो यहाँ पे ओनोमेटोपिया जो है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पोइट्री वगैरह में इस्तेमाल होती है। अब ओनोमेटोपिया उस टेक्निक को कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एक सांड की जो आवाज़ है या मिसाल के तौर पर एक आवाज़ होती है उसका जो नाम
यानी प्रोनाउंसिएशन और वो जिस तरह आवाज़ निकालता है तो वो जब सेम होते हैं तो उस टेक्निक को ओनोमेटोपिया कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आता है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट एंजेला मॉर्गन, लाइफ इज़ द नेम ऑफ एक्सटेसी एंड इलेशन। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास आता है 5th नंबर एमसीक्यूज़, इसका ऑप्शन है या इसका जवाब है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, जो कि हमने पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये है राइट द समरी ऑफ द पोइम इन स्पाइट ऑफ वार इन योर ओन वर्ड। अपनी अल्फाजों में इस पोइम का समरी लिखे। तो वही चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं वही चीज़ है। आप वहाँ से जाके इसको रिपीट करके आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे इस पे टाइम ज़ाया नहीं करते। नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। तो यहाँ पे जो ग्रामर का टच दिया हुआ है वो ओवरऑल जो दिया हुआ है एडजेक्टिव फ्रेज का दिया हुआ है। तो एडजेक्टिव फ्रेज को समझने से पहले आपको एडजेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। तो एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है? एडजेक्टिव हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो कि हमारे साथ नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। मिसाल के तौर पर ही इज़ टाल, ही इज़ टाल। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर या मतलब हम कहते हैं कि ही रन फास्ट या ही वर्क हार्ड। तो मिसाल के तौर पर ही वर्क हार्ड जो है ये क्या करता है? मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट के माने में इस्तेमाल होता है जो कि हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। तो मिसाल के तौर पर एन एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिवल फ्रेज इसको भी कहा जाता है। इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज और चेंजेस a noun or pronoun. Adjective phrases are a great way to describe people, places, objects, and events in an engaging and colorful way. For example, he had an incredible loud voice. अच्छा, इसको मैं एक अल्फाज एक सेंटेंस में मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर जैसे आपने सुना कि एडजेक्टिव हमारे साथ नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करता है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या करता है कि वो जो मीनिंग है जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करता है वो जो मीनिंग है उसको थोड़ा डबल कर देता है। मिसाल के तौर पर द किंग वोर अ गोल्डन क्राउन। मिसाल के तौर पर क्राउन क्या है? हमारे पास ताज नाउन है। अब गोल्डन क्राउन, गोल्डन यहाँ पे किया हुआ एडजेक्टिव हो गया जो कि क्राउन के मीनिंग में इजाफा किया। अब यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज अगर हम इस्तेमाल करेंगे द किंग वोर अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास मेड ऑफ गोल्ड जो है ये क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अ किंग वोर अ गोल्डन क्राउन। किंग ने, बादशाह ने मतलब गोल्डन ताज पहना हुआ है। ठीक है, आज यहाँ पे क्या? किंग ने ताज पहना हुआ है जो कि गोल्डन से बनी है। अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे गोल्डन और यहाँ पे मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिवल फ्रेज बन गया और यहाँ पे ये सिर्फ एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या करता है कि वो थोड़ा नाउन या प्रोनाउन में ज़्यादा इजाफा करता है। ठीक है, इसके बाद अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लास इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल द वर्ड इट मॉडिफाइज। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर इसमें आप क्या करें कि जो एडजेक्टिव क्लास है उसको अंडरलाइन करें और जो मतलब मॉडिफाइज हुए हैं उसको मतलब क्या करें? सर्कल करें। अच्छा, ये एक क्लास होता है, एक फ्रेज़ होता है। फ्रेज़ और क्लास दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि वाज़े इसमें बड़ा फ़र्क है। तो हमें इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे आई लाइक अ लीडर हु लिसन टू हिज पीपल। यहाँ पे हु लिसन टू हिज पीपल क्या है? एडजेक्टिव क्लास है और यहाँ पे ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। सॉरी, इस चीज़ को क्या किया गया है? मॉडिफाइड किया गया है, यानी ये सब्जेक्ट है हमारे पास। द डॉग, ये फिर हमने सर्कल किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव क्लास है। फिर ये एडजेक्टिव क्लास ये क्या है? ये लफ्ज़ मॉडिफाइड हुआ है। इसके बाद क्या है? ये एडजेक्टिव क्लास है और ये लफ्ज़ मॉडिफाइड हुआ है। ये इसी तरह बिल्कुल। दोस्तों, ये थी इस पोइम के हवाले से। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पर अभी तक चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह अच्छी वीडियोज़ बर वक्त मौसूल मिलते रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।